नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र और स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। आज की मार्केट अपडेट्स। आज है 3 जुलाई शाम का समय। आज मार्केट ने बिल्कुल एक्सपायरी वाला रोल प्ले किया। निफ्टी 50 ने स्पेसिफिकली ओपनिंग हुआ 25,505 पे, हाई गया 25,576 और लो आया 25,384। लगभग हाई और लो के बीच में 200 पॉइंट्स है और मार्केट 25,500 के लेवल के अराउंड घूम रही थी। तो ये आज ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों के लिए मुझे लगता है अच्छा दिन रहा होगा। 200 पॉइंट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। और इसको चेक करने के लिए मैंने एक ऑप्शन प्राइस भी ऐसा ही चेक किया, OTM। अगर 25,450 की निफ्टी की आज की 3 जुलाई की पुट अगर कोई लेता तो एक समय पे उसका प्राइस 5 रुपये था, लोअर साइड, लो मैं बात कर रहा हूँ। और वही पुट हायर साइड 88 रुपीज़ 88 पैसा में गई, लगभग 18 गुना, 17.5 गुना के आसपास एक दिन में। सो आज मुझे लगता है कि बायर के लिए ज़्यादा बढ़िया रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर तो मुझे लगता है डायरेक्शनल कम बेचता होगा, या बेचता भी होगा तो उसको नुकसान हुआ होगा, और अगर सही डायरेक्शन में किया होगा तो बहुत अच्छा मुनाफा भी रहा होगा। बट ऑप्शन बायर के लिए भी बड़ा अच्छा दिन लगा। और अब आज एक कि मैंने देखा कि मार्केट व्यू क्या रहेगा अगर हम अभी देखें, जो अगर हमारी ट्रेड डील आनी है, मिनी ट्रेड डील जिसकी बात हो रही है 9 तारीख तक, तब तक मार्केट को एक ब्रीदिंग स्पेस भी अगर हम दे दें, और जो 3 दिन से वो नेगेटिव में क्लोज कर भी रहा है, तो लेटेस्ट में मार्केट ने जो हाई लगाया वो 25,670 के आसपास लगाया, राउंड में 25,700 मान लेते हैं उसको। नियर टर्म इसका दिख रहा है 25,200 का सपोर्ट, और उसके बाद 24,700 का, और फिर 24,500 का। तो ये 12,000 से 1,200 पॉइंट की रेंज बन रही है, विच इज़ फेयर गुड फॉर अ मार्केट। और इन दिस सिनेरियो यहाँ पे ना ये ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, मोर और लेस, बिकॉज ग्लोबली भी सारे फैक्टर ठीक से ही हैं। क्रूड भी सेटल हो रहा है, और इज़राइल की और गाज़ा की भी डील आने की उम्मीद है। साथ ही साथ ईरान और इज़राइल भी सीज़ फायर में चले गए। तो ओवरऑल चीज़ें ठीक होते हुए, और अभी जो बचा है वो 9 जुलाई का ट्रम्प का कुछ धमाका हो सकता है। लेकिन आज की बात है कि हाँ, खैर उसकी बात करते हैं, पहले ये इंडाइसिस को देख लेते हैं। हाँ, इसको क्लोजर करने के लिए मैंने आपसे ये समराइज़ कर दिया कि 25,700 का हाई लगा है, और 25,200 का एक सपोर्ट है, फिर 24,700 का एक सपोर्ट है, राउंड की बात हो रही है, और फिर 24,500 का है। तो 1000 पॉइंट ऊपर नीचे इज़ अ फेयर गुड मूवमेंट, और इसके लिए ये होना भी चाहिए। अब इंडाइसिस में आज में क्या रहा कि नेक्स्ट 50 जो है -374 पॉइंट नीचे रहा, मिड कैप +37 पॉइंट ऊपर रहा, और स्मॉल कैप +65 पॉजिटिव 65 रहा। एडवांस डिक्लाइन में 1450 एडवांसेस, 1472 डिक्लाइन, बराबर कोई ख़ास फ़र्क नहीं। और टॉप 3 लूज़र्स और टॉप 3 गेनर्स जो NSE की साइट से मैं लेता हूँ, NSEindia.com से, वहाँ ये मेंशन है। निफ्टी 50 में आज फार्मा और हेल्थ केयर, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल ये टॉप गेनर रहे, और SBI लाइफ, कोटक बैंक और बजाज फिनसर्व टॉप लूज़र रहे। फिर आता है नेक्स्ट 50, इसमें बॉश लिमिटेड, स्विगी और हेवल्स टॉप गेनर, और PNB, ICICI प्रूडेंशियल और इंडिगो टॉप लूज़र। मिड कैप वाइज, मिड कैप में मोतीलाल काफ़ी दिन बाद चला जोर से आज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, मोतीलाल OFS के नाम से है, और हनीवेल ऑटोमेशन ये गेनर, और लूज़र में रहे नायका, एंड्योरेंस और बंधन बैंक। स्मॉल कैप में अब स्मॉल कैप की मैं बात बताना चाह रहा था। स्मॉल कैप में क्या मेनली मैंने देखा है कि अब कोई सेक्टर लीडर नहीं बन रहा है। अभी किसी एक स्टॉक को पकड़ते हैं, उसको रॉकेट बना देते हैं, और फिर उसको भूल जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे इट स्लाइड्स डाउन, इट स्लाइड्स बैक, मोस्टली यही हो रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो YTD ईयर टिल डेट कोई खास उसमें पॉजिटिव नहीं हुआ। तो अभी इंडिविजुअल स्टॉक को पकड़ना है, उसको बढ़ाना है, फिर उसको भूल जाना है, फिर दूसरा पकड़ना है। तो ये सब चल रहा है मार्केट में। कोई सेक्टर लीडर एमर्ज नहीं हो रहा, कोई मिनी माइक्रो सेक्टर भी एमर्ज नहीं हो रहा। तो जो ढीला पड़ा दिखता है उसी को बहुत सारे लोग मिलके शायद बाइंग पंप कर देते हैं,
और गिर जाते हैं। तो स्मॉल कैप में DCM, श्रीराम, एस्ट्रेडियम और AIIL ये 3 विनर रहे, गेनर रहे। रेमंड, आर पावर और रेमंड रियलिटी ये तीनों टॉप लूज़र रहे। रेमंड 2-3 दिन से उछाल में था, रियलिटी अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है और लिस्ट कल शायद ये पॉजिटिव था और आज ये गिरना शुरू हो गया। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक मार्केट इज़ ऑपरेटिंग। कोई क्लियर डोमिनेंस नहीं है, ये यहीं खड़ी रहेगी ऑलमोस्ट। ट्रेड डील आएगी, फिर कुछ रास्ता निकलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्रूड ऑयल का ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि बाय दिसंबर ये $55 से $60 में चला जाएगा, विच इज़ गुड फॉर अस बिकॉज हम 85% अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इसमें स्पेंड कम होगा, फॉरेन रिज़र्व कम लगेंगे और ओवरऑल हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें सस्ती एनर्जी, सस्ता ईंधन मिलेगा। US इंडिया की मिनी डील जो बात हो रही थी वो मोस्ट लाइकली हो जाएगी, ऐसे इंडिकेशंस आए हैं। और इसको स्ट्रक्चर कैसे किया गया है, जैसे मैं कह रहा था हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं, वो चीफ नेगोशिएटर बन के गए हुए हैं US में, अमेरिका में। तो यहाँ बात ये हुई कि सेंसिटिव सेक्टर्स को हम अभी अवॉइड कर लेते हैं और जो ठंड तक आते आते यानी कि ऑटम तक आते आते हमारा जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ तक हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे। सेंसिटिव सेक्टर किसको माना गया है? जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हो सकता है, यानी कि कोई पॉलिटिकल नेगेटिविटी आ सकती है। मुझे इसका रीज़न लगता है कि डाउन द लाइन बिहार में इलेक्शन है और लेटर वेस्ट बंगाल में है, तो कोई ऐसा ना मुद्दा उठ जाए जिस वजह से यहाँ एक इलेक्शन मुद्दा बन जाए। ये भी एक अच्छी बात है कि ठीक है, कीप एवरीथिंग कूल, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से होने दो, इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से होने दो, विच इज़ फेयर, गुड, अ गुड अप्रोच आई वुड से कि हेड्स ऑफ। और मैंने आपको बोला था कि रेयर अर्थ में चाइना के पास ज़्यादातर सप्लाई चेन है, तो उसने हमारे रेयर अर्थ सप्लाईज रोक रखे थे। मैग्नेट्स जो कि सेमीकंडक्टर ICs और सर्किटरी में लगते हैं, हमने स्मार्टफोन में लगते हैं, ऑटोमोबाइल में मैग्नेट्स लगते हैं, और रेयर अर्थ के थ्रू हमारी लिथियम बैटरीज और बहुत सारी बैटरीज बनती हैं। काफ़ी यूज़ है इसका, डिफेंस में है, अलॉयज़ में है। फाइनली इंडिया ने भी थोड़ा सा जोर आजमाइश की और फॉक्सकॉन को बोला। फॉक्सकॉन का आपको पता होगा, चेन्नई तमिलनाडु में प्लांट है और वो आईफोन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। वहाँ से 300 चाइनीज़ वर्कर को घर भेज दिया हमने। बोला भाई ठीक है, जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं बोलती, हमें रेयर अर्थ मैग्नेट अलाउ नहीं करती, तो आप भी घर बैठो। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक का पार्ट है। दोनों साइड सॉफ्टली इसको अपना अपना प्रेशर डाल रही हैं, देखते हैं होना क्या। चौथी बात है IPOs का सीज़न फिर से आ गया। सीज़न आने का रीज़न भी है कि SIPs 26,000 करोड़ की मंथली हम करने लगे हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। और कल ही बात हो रही थी कि नाउ इन्वेस्टर हाउस होल्ड पहले वो सेविंग में होती थी, अब वो इक्विटीज़ में आ गई हैं, जो कि 22% हो गया। शायद 5 साल पहले 16% था। यानी कि जो हम पहले सेव करते थे या जो हम वेल्थ बनाते थे प्रॉपर्टी में या FDs में या बैंक में ही करते थे, अब वो ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं एज इंडियन इनटू रिटेल इक्विटी। अच्छी बात है। अब जब ये बात चलेगी और ये सारी कहानी होगी, तो जहाँ मीठा होगा वहाँ मक्खी तो आएगी, और जहाँ मीठा होगा तो वहाँ मक्खी आने में ये भी होगा कि बहुत सारे IPOs आएंगे। अब IPO की झड़ी लगेगी, बिकॉज सबको पता 26,000 करोड़ मंथली आ रहा है, म्यूचुअल फंड कहाँ लेके जाएगा, एग्जिस्टिंग कंपनीज में जाएगा, तो ऑलरेडी प्राइस मल्टीपल इतने हाई हो चुके हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि साबुन तेल के 60 के प्राइस मल्टीपल, 100 के प्राइस मल्टीपल है। और टेक्नोलॉजी वाइज हमारा कोई ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू है नहीं अभी, तो हम यूटिलिटी कंपनीज ही ज़्यादा हैं, E-कॉमर्स की कंपनियाँ, डिलीवरी कंपनीज, ये सब आ रहे हैं। तो इसमें मीशो बोल के MWSHO, मीशो बोल के लो कॉस्ट E-कॉमर्स कंपनी है। ये 4250 करोड़ का IPO लाने की बात कर रही है। और पिछले 2 हफ्ते में जो इस तरह की न्यू एज कंपनीज हैं, पाइन लैब, वेकफिट, क्योर फूड्स, शैडोफिक्स, ये लगभग 6,000 करोड़ के IPO की बात कर रही हैं।
तो आप ये मानो कि आईपीओ लाना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमें मार्केट में डेप्थ भी चाहिए और ब्रेड्थ भी चाहिए, यानी कि अकेले निफ्टी 500 नहीं, निफ्टी 1000 तक लिक्विड कंपनीज होनी चाहिए। अभी हम निफ्टी 500 में भी कई बार लिक्विडिटी कंसर्न देखते हैं कि कुछ स्टॉक हैं उसमें थोड़ी सी हैविंग बाइंग आती है, तो वो आप यूँ मानिए कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने लगते हैं, अगर सेलिंग आती है तो लोअर सर्किट में। तो डेप्थ हमें चाहिए कम से कम। हमारे जैसे इकॉनमी को अगर हम 2000 स्टॉक तक की डेप्थ और ब्रेड्थ दोनों बनाते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। अभी तक ये डेप्थ और ब्रेड्थ अगर आइडियली देखें तो निफ्टी 200 तक सिमट के रह जाती है। तो आईपीओ लाना अच्छी बात है, आईपीओ को समझना अच्छी बात है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो न्यू एज की कंपनी है, मैंने देखा है कि ये अनाप शनाप भाव पे आईपीओ लाती है। मतलब इतना जितना बड़ा ये आईपीओ लाती हैं अपनी ग्रोथ और वैल्यूएशन दिखा के, शायद उसके 1/10 इनके प्रॉफिट भी नहीं होते। तो ये समझना है हमें कि पैसा लगा रहे हैं, यूफोरिया है। जैसे ओला एक लेटेस्ट एग्जांपल है, नाइक का एक दूसरा एग्जांपल है, पेटीएम तीसरा एग्जांपल है। किस भाव पे आए थे और आज कहाँ धक्के खा रहे हैं, ये भी समझना है। जेनसोल का तो हम सबको पता ही है, वो तो भैया अलग ही गेम करके चले गए जग्गी साहब। तो आईपीओ को थोड़ा सा सेंसिटिवली आप देखें। आप एक सिंपल सवाल अपने से पूछे, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है? आईपीओ लेके आ गई, क्या इसने अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी? हो जाएगी तो कब, और कब तो कितना प्रॉफिट? तो गेम यहाँ बनता है कि इसको देख के किया जाए, समझ के किया जाए। सिर्फ आईपीओ आ रहा मुझे लगाना, वो टारगेट नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कई बार नहीं भी मिलेगा। अब पांचवा तो एचडीबी फाइनेंशियल, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा, बिकॉज ये जो अनलिस्टेड था तब इसका भाव ज़्यादा था, जब ये लिस्ट हुआ तो भाव कम हुआ। यहाँ पे 12,500 करोड़ का ये आईपीओ लेके आए, और लास्ट डे जाके ये 17 टाइम्स, मोटा मोटा 17 गुना सब्सक्राइब हुआ। और एचडीएफसी में इसने, एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी थी, इसने हिस्सा बेचा 9814 करोड़ रुपए में, और तकरीबन 75% की, 74.19% की इसकी अब होल्डिंग रह गई है। तो 25% इसने बेच दिया। अब एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ और हमारे लिए चिंताजनक न्यूज़, वो ये है कि चाइना ने एक टेस्ट किया फैथियन 2 बोल के हाइपरसोनिक क्राफ्ट मतलब कैरियर, ये मिसाइल टाइप भी है, रॉकेट भी कह सकते हैं आप इसको, रॉकेट ही मानिए। इसमें इसने एक नई किस्म का इंजन यूज़ किया, और ये रीयूजेबल क्राफ्ट है, जिसमें आरबीसीसी इंजन कॉन्सेप्ट है, रॉकेट बेस्ड कंबाइन साइकिल। और इसकी खास बात है कि ये मैक 12 की स्पीड, मैक 12 और माने 12 गुना साउंड की स्पीड का 12 गुना स्पीड से कर सकता है। और अगर बताऊं तो 14,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये ले सकता है। यह रीयूजेबल है, नए किस्म का इंजन लगाया। अब मैं इंजन के बारे में बताऊंगा, आप हंसोगे। तो जो ये हाइपरसोनिक क्राफ्ट कहिए, रॉकेट कहिए, मिसाइल कहिए, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भेजनी पड़ती है साथ में, और वो लिक्विड ऑक्सीजन जो है उससे कंबस्शन होता है फ्यूल का। जबकि फैथियन 2 में केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन बनाया गया, फ्यूल मिक्स बनाया गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो इस टेक्नोलॉजी ने जो कॉम्प्लेक्स कूलिंग टेक्नोलॉजी थी क्रायोजेनिक इंजन्स के लिए, वो एक वेट बढ़ता था और कूलिंग कई बार फेल होती थी, तो इंजन फेल होते थे, फटते थे रॉकेट, उसको ओवरकम कर दिया। टेक्निकली इसने पूरे इंजन और उसके अलाइड कंपोनेंट्स का वेट कम किया और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। यानी कि अब कितना देती है उस सवाल को अगर हम पूछोगे तो ये रॉकेट बहुत ज़्यादा की माइलेज देता है। अब इसने एक और नई चीज़ इसमें ऐड की कि जो फ्यूल मिक्स बनाया केरोसिन का, जो हम यूज़ भी नहीं करते, पुराने टाइम में तो यूज़ किया करते थे, मुझे याद है कि लालटेन में केरोसिन डाला करते थे या स्टोव हुआ करते थे। ये मिक्स जो बना केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करेगा। यानी कि अब आपको ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेट कम, ऑक्सीजन रास्ते से ले ली, बात बन गई। और
वो भी एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पे भी ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ले पाएगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्हाट यू कॉल बैरियर ब्रीच किया है चाइनीज़ ने। और हमारे लिए भी एक मतलब दुनिया के लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, हमारे लिए चिंता की बात भी है। और चिंता की बात भी मैं आपसे कर ही लेता हूँ। तो इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट क्या आ रहे हैं कि एक ही क्राफ्ट को आप बार बार यूज़ कर सकते हो और मिशन के बीच में कम टाइम लगेगा। एक पेलोड बढ़ जाएगा बिकॉज आपके बाकी के इंजन के अराउंड जो कूलिंग और लिक्विड ऑक्सीजन है ये कम हो गई और बेटर माइलेज होगी। अब ये माइलेज में मारुति के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इसका पोटेंशियल फ्यूचर यूज़ कहाँ हो सकता है? हाइपरसोनिक ड्रोन्स में हो सकता है, स्ट्राइक व्हीकल्स में हो सकता है, या मिलिट्री की क्राफ्ट में हो सकता है, मिलिट्री फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जो होते हैं, फाइटर पायलट जिसको बोलते हैं, उसमें हो सकता है। और वर्स्ट पार्ट क्या है, अगर ये मैक 12 साउंड की स्पीड के 12 गुना यानी कि 14,800 राउंड में करते हैं 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर ये आएगा और उसके बाद भी अपनी ट्रेजेक्टरी को कभी इधर कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे करेगा, तो मुझे ये बताओ कि इसको एयर डिफेंस सिस्टम कैसे टैकल करेगा? इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। और अगर हो सकता है तो काउंटर स्पीड होना चाहिए। और 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई प्रोजेक्टाइल आपकी तरफ आएगा तो आपके पास कितना टाइम होगा सोचने के लिए, कितना टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए? 1 मिनट, आधा मिनट, कैसे? मुश्किल हो जाएगा। तो चाइना के पास ऑलरेडी 6 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम हैं, DF-17, DF-100, YJ-121 और 3 और हैं। ये उसमें एक नया आ गया है। अब ये वेस्टर्न के लिए या जो भी ये डिफेंस सिस्टम बनाती कंपनी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो डिफेंस सेक्टर कुछ दिन पहले तक न्यूज़ में था, अभी तो थोड़ा कूल डाउन हो गया। तो अब जो हम बना रहे हैं एक नेक्स्ट स्टेप आगे सोचना पड़ेगा कि हाउ टू काउंटर एंड हाउ टू गेज व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी शुड बी गोइंग आउट। बट ये इंजन का ब्रेक थ्रू बहुत अच्छी बात है। इंडिया में इंजन्स हैं बट लोअर कैपेसिटी के हैं, लोअर स्पीड के हैं, लोअर पे लोड कैरी करने के। तो इस पे अगर काम किया जाए तो हमारे भी प्रोजेक्टाइल मिसाइल क्राफ्ट और अच्छा काम कर सकते हैं। और ये एक नई चीज़ दुनिया के सामने आई। साथ ही साथ जैसे मैंने ऑप्शंस की बात की, साथ ही साथ जैसे मैं स्टॉक्स की भी बात करता हूँ, तो हमारी ग्रोथ इन्वेस्टिंग ऐप पे हमने 2 प्लान्स अभी लॉन्च किए हुए हैं। एक है स्टॉक कॉल्स और दूसरा है इंडेक्स ऑप्शंस। उसमें हम ये ट्रेड डालते हैं, जो इंडेक्स ऑप्शन में मोस्टली बाइंग के ट्रेड रहते हैं, तो कम कैपिटल में आप एक अच्छा पोटेंशियल रखता है वो आपके प्रॉफिट पोटेंशियल में। और दूसरा स्टॉक कॉल्स में है जो शॉर्ट टर्म स्विंग है या ब्रेकआउट है, जो 2-3% से लेके 10, 12, 15% तक के छोटे छोटे गेंस हम बीच में ले पाते हैं शॉर्ट होल्डिंग में, वो हम उसमें देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग प्रो आइडियाज़ हमारी ऐप है, आप ये एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड स्टोर दोनों पे है, आप उसको डाउनलोड करें, साइन इन करें, प्लान्स को देखें, समझें, हमें भी फीडबैक दें। और ये आपने हमें सब्सक्राइब किया उसके लिए थैंक यू सो मच। हम 824 सब्सक्राइबर हो गए, हमने 1000 का प्लान रखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप 1000 में पहुँचने में हमारी हेल्प करें। सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। और वीकेंड में हम थोड़ा सा और रेयर अर्थ, डिफेंस, नई टेक्नोलॉजीज़ और जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और साउंड के लिए दीपक जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं इम्प्रूव हो, अगर इम्प्रूव नहीं होती है तो फिर आपकी बात सही है कि एक नया माइक ले लिया जाएगा। और तब तक के लिए आप थोड़ा सा हमें सहन कीजिए, और तब तक के लिए माफ़ी भी। तो थैंक यू जेंटलमैन, बाय बाय।